जाते हुए कहते कि अपना SQL CLI का इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, SQL CLI इंस्टॉल करने के लिए कमांड उन्होंने दी हुई है, इसको कॉपी कर लेते हैं और ओपन कर लेते हैं। इसके अंदर ऑलरेडी मैंने कुछ नहीं किया हुआ। अच्छा, SQL CLI को मैं एज ए डेव डिपेंडेंसी ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, रीजन ये है कि हमें प्रोडक्शन वगैरह नीचे आना चाहिए। SQL CLI इंस्टॉल हो गई है। उसके बाद SQL CLI इनेट कर देते हैं इधर। आई होप ये चल जाना चाहिए, नॉट श्योर अबाउट दैट। नहीं चलेगा तो देख लीजिए। अनेबल टू रिजॉल्व, ओके। ठीक है, नहीं चल रहा तो कोई बात नहीं। हम क्या करते हैं, उसके इंस्ट्रक्टिव को फॉलो कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या कह रहे हैं, कॉन्फ़िग के अंदर फाइल बनानी है, उसके अंदर config.json। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अपने कोड के अंदर वापस आते हैं। ठीक है, एक फोल्डर बना लेते हैं मेन के ऊपर ही config का। ठीक है, और इसके अंदर फाइल बनाते हैं config.json। और इसके अंदर क्या आना चाहिए, आपके जो भी है एनवायरनमेंट उसमें। ठीक है, डीबी के उसमें क्रेडेंशियल्स वगैरह रखे हुए हैं, ये जस्ट सिंपल कॉपी कर लेना, ये उधर आ जाएगा। उसके बाद अच्छा, हम अपना पहला मॉडल जनरेट करते हैं। ठीक है, ये कमांड लिखी हुई है। ठीक है, ये हमारे पास क्या करेगा, माइग्रेशन जनरेट कर आ जाते हैं इधर। ठीक है, CLI के ऊपर एंटम एग्जीक्यूट जनरेट यूजर। ठीक है, टेबल का नेम यूजर करते हैं। ठीक है, और इसके अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, फर्स्ट नेम। ठीक है, टाइप स्ट्रिंग रख दो, लास्ट नेम रख दो, ईमेल रख दो। ठीक है, बेसिक कुछ रिक्वायर्ड नहीं, इसको एंटर करते हैं। ओके, हमने इसके अंदर क्या करते हैं कि पहले उसे फोल्डर जनरेट कर देते हैं। मॉडल भी है ना, कर सकते हो कुछ। ये ना अपनी स्क्रीन पर मैं क्विकली टेबल जनरेट कर दूं, मैं फिर आपको बताता हूं।
बिहाइंड द सीन पे डिपेंडेंसी देखो। ओके बेसिकली ना वो था मेरा टर्मिनल का इशू था, ठीक है। अब क्या जानते हैं नेट भी चलाता तो चल जाना चाहिए था, वो नहीं चला पहले। तो मैंने क्या किया था, पहले मैं था ZX यूज़ किया था, मैं बैच पे आ गया हूँ, ठीक है। समटाइम वो इस तरह के मसले आ जाते हैं। वो ये है ना कि सब टर्मिनल क्लिक करके दोबारा टर्मिनल स्टार्ट करते हैं तब फिर हो जाता है, तो अपने लेटेस्ट पाथ नहीं उठाएगा तो उससे वो पाथ वगैरह का इशू था, उसका शो नहीं चल रहा था। तो मैंने क्या किया, सिंपल उधर से कमांड यूज पकड़ी है, ठीक है। क्या करेगा, यूजर के नाम से एक मॉडल बना देगा, साथ में माइग्रेशन बना देगा, ठीक है। ओके टू प्रोसीड कर देते हैं, यस वाई एंटर करेंगे, क्रिएट कर रहा है। ओके सो अब इधर आके अगर हम चेक करते हैं अपने पास माइग्रेशन एंड मॉडल्स। माइग्रेशन से करो नीचे माइग्रेशन से करो। अभी वो कह रहा है एबल टू रिजॉल्व सिक्वलाइज पैकेज इन ये मैंने इसका सिक्वलाइज इंस्टॉल भी किया पहले कि नहीं? इस वाले में देखो ये प्रोजेक्ट में मैंने नहीं किया अभी। ओके तो एरर वाज कंप्यूटर, ठीक है। अच्छा इसे ना मसला इसका तो ये है कि ना सिक्वलाइज पहले इंस्टॉल किया ही नहीं मैंने इसके अंदर, ठीक है। जो चीज़ इससे सबसे पहले जो चाहिए थी, जो आप लोगों को बता दिया, तो इस प्रोजेक्ट को मैंने इंस्टॉल नहीं किया, तो इससे सही एरर आ रहे हैं, ठीक है। क्या करते हैं डॉक्यूमेंटेशन के लिए इसका जाते हैं। मतलब ये है कि आपको हर प्रोजेक्ट के लिए अलग से करना है। ये ग्लोबली नहीं हो सकता। ये दो प्रोजेक्ट क्रिएटेड थे ना, हमजा के पास दो प्रोजेक्ट्स क्रिएटेड थे। दूसरा प्रोजेक्ट इंस्टॉल था, इस प्रोजेक्ट में इंस्टॉल नहीं था, ओके तो ये कंफ्यूजन लगेगा। जो कमांड्स में सबसे पहले आके आपको बताते गया था, मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए रन ही नहीं की। आपकी हर एक पैकेज और जेसन जो है ना, वो आपको बताया था कि वो यूनिक है, ठीक है ना। जो उसके अंदर पैकेजेस लिस्टेड होंगे सिर्फ उन्हीं के ऊपर आपका कोड जो है वो रन होगा। और अभी आप लोग जो बात कर रहे थे ना इसके अंदर से हमसे नहीं हो रहा, या फिर हमें समझ नहीं आ रही इस तरह से आप बहुत स्पीड में चले, तो देखो इशू तो हमारे साथ भी आते हैं, ठीक है। लेकिन क्या करते हो, एक दफ़ा दूसरी दफ़ा तीसरी दफ़ा चौथी दफ़ा कुछ 10वीं दफ़ा जाके तो रिजॉल्व हो ही जाता है। 10वीं दफ़ा कुछ 4वीं दफ़ा हिट एंड ट्रायल बार बार चीज़ें करते हो, देखते हो चीज़ें हो जाता है, ठीक है। लेकिन हिम्मत नहीं आनी, चीज़ें करनी है, ठीक है। रियल लाइफ में तो आपने डिफरेंट, अब देखो हम 5 साल बाद ये कर रहे हैं, ठीक है। ट्रैक आपका बड़ा वर्सेटाइल होगा इन फ्यूचर, मेरा तो बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल रहा है, ठीक है। तो ये है कि जिन जिन प्रोजेक्ट पे आप काम करते हो, फिर वहाँ पे आपको डिफरेंट ट्रैक पे मूव करना पड़ता है, ठीक है। सर अभी मुझे इसके लिए ज़्यादा टफ लग रही है ना, क्योंकि मैं जेएस नहीं, अभी हमारी वो जो है ना बेसिक जेएस की वो इतनी स्ट्रॉन्ग आप लोग इम्प्लीमेंटेशन करके चलना है, ये भी तो एक नई चीज़ है ना। और दूसरी बात ये थी मैंने उन्होंने आके चेक किया टेक्स्ट प्लस वैलिडेटर्स के ऊपर किस किस ने काम किया, सब 2 लोग थे। मैंने ये नहीं देखा कि किसका चल रहा है या किसका नहीं चल रहा, किसने किया है, इम्प्लीमेंट किसने किया है, सब 2 लोग थे। गलत मतलब कोड लिखा हो, लेकिन लिखा हो। ऐसे तो खुद से तो नहीं होगा, वही तो नहीं नाजिल होगी। क्या आप दोबारा इसको ट्राई करते हैं? कोई हो रहा है Unable to find models paths. Models to create किया। Circularizing it. पहले circularizing it करते हैं। लेकिन अब वो नए मॉडल्स क्रिएट खुद से कर लिए हैं ना, तो वो हाँ, लेकिन फिर भी वो उसको उठा नहीं ना रहा ना, वो अपने वो लोकल कैशे में भी तो उसका तो पॉइंट इसको फिर डिलीट कर देते हैं। इसको ये भी डिलीट कर अच्छा, देते हैं। एक और चीज मैं आपको बता दूं, अभी ये एक एरर आया तो उससे रिलेटेड ही है, जस्ट फॉर योर नॉलेज। हमारे जो रोड मॉड्यूल्स होते हैं ना, ठीक है, इनका एक अगर हम इनको ग्लोबली इंस्टॉल करें तो आपको पता है ना, हमारे विंडोज ड्राइव के अंदर सी यूजर, तो फिर उसके बाद हमारा जो नेम होता है उसके अंदर हमारा सारा पीसी का प्रॉपर जो हम लोग जो इंस्टॉलेशन करते हैं उसका कैशे होता है। लेट्स सपोज अगर आपको गेम खेल रहे हो, गेम आप एंड कर देते हो तो दोबारा वहाँ से स्टार्ट होती है जहाँ से आपने छोड़ी होती है। बेसिकली कैशे में आपके जो है ना गेम स्टेजेस के स्टोर्ड होते हैं। सिमिलरली आपका प्रॉपर नोड का भी वहाँ पे कैशे बनता है नोड मॉड्यूल का, और वहाँ पे आपकी जो है ना इनकी लाइब्रेरीज का जो है ना वो कॉन्फ़िगरेशनल डाटा जो है हिस्ट्री जो आपने जो यूज़ किया
बेसिकली वो हमारे भी फायदे का होता है, वहीं लाइब्रेरीज के लिए भी फायदा होता है, क्योंकि वो फीडबैक कलेक्ट कर रहे होते हैं कि ये डेवलपर जो है ना हमारी कौन कौन सी सर्विसेज को यूज कर रहे हैं, और वो फिर उनको फीडबैक जा रहा होता है, जिसके ऊपर वो अपनी भी जो है ना बेहतर करते हैं फिर वर्किंग या लाइब्रेरीज को अपडेट करते हैं। एस रह गया थोड़ा सा ना इधर हो जाएगा, इजी हो जाएगा, तो वो साइड ये इसको लाएंगे दोबारा पे तक मैक्सिमम बहुत कॉर्नर जो अब लैपटॉप पे नहीं ना, वो स्क्रीन एक यहाँ आती है और एक ऐसे दूर जाता स्क्रीन को डिस्प्ले करके दिया गया। एग्जीक्यूटिव टू रन मेरी बात सुनो, npm run सिक्वलाइज कुछ कैसे अब मैं क्या कर सकता हूँ, अभी अगर माइग्रेशन खोलोगे एम्प्टी है, कॉन्फ़िग खोलोगे तो कॉन्फ़िग के अंदर उसने एक ऐसे रैंडम उसका ऑब्जेक्ट पिक किया हुआ है, ठीक है, डेवलपमेंट अटैच टू एनवायरनमेंट ऑफ मुताबिक उसने जेसन रिटर्न करवाई है, और मॉडल्स के अंदर इंटरव्यू जेएस है, ठीक है, क्या कर रहा है उसको और देखो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, ठीक है, और ठीक है, सीडर भी खा लिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसके अंदर जो मैंने एक मॉडल जनरेट करना था, मैं इसको कमांड के थ्रू मैं जनरेट कर देता हूँ। ठीक है, हाँ, जो टेबल का जो नेम होना चाहिए वो उसके अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट्स रखने हैं, इसके अंदर और भी एट्रीब्यूट्स ऐड करना चाहता हूँ मैं ऐड कर दूँगा, ठीक है। उसकी जगह मैंने डॉक्यूमेंटेशन की मैंने कमांड भाई खुद से नहीं लिखी, टेबल में खुद से क्रिएट करा मैं उससे। अच्छा, अभी हम जनरेट इस वजह से यूज कर रहे हैं क्योंकि ये फर्स्ट टाइम मॉडल क्रिएट हो रहा है, ठीक है। अदरवाइज ऐसे भी होगा कि हमने एक मॉडल पहले से क्रिएट किया हुआ है, लेट्स सपोज कि अभी हमारे पास यही स्कीमा था, तो साल बाद जाके पता चला कि अभी हम कुछ एडिशनल चीजें ऐड करें। फॉर एग्जांपल पहले आप ऑथेंटिकेशन करते हो ईमेल और पासवर्ड के थ्रू, बाद में वो कहते हैं चलो अब लेट्स मूव टू द सेलुलर डिवाइसेस, और उसमें आपको पता है मोबाइल सेल फोन नंबर से भी ऑथेंटिकेशन होती है, तो वो कहते हैं कि भाई हमने सेल नंबर भी ऐड करना है हमने यूजर्स के स्कीमा के अंदर, तो उसके अंदर फिर हम ये जनरेट यूज नहीं करेंगे, मॉडल जनरेट नहीं होगा, मॉडल माइग्रेट समथिंग होगा, ठीक है। जैसे सीडर के अंदर भी खाली है, ठीक है, लेकिन माइग्रेशन क्रिएट हुई होगी एक, हाँ, माइग्रेशन के अंदर क्या है, वो एक डेटाबेस के अंदर जाके आईडी बना रहा है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल, ठीक है, क्रिएटेड एट अपडेटेड एट, ठीक है। और आप ये देखो कि ऑब्जेक्ट लाइक स्ट्रक्चर है जिसकी मैं बात कर रहा था आपसे कि जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट अप्रोच सबसे ज्यादा ऑन टॉप यूज होती है, तभी तो ये हो रहा है। अदरवाइज आपको पता है हमने एसक्यूएल की क्यूरी होती है प्रॉपर, और ये बैकग्राउंड में एसक्यूएल क्यूरी ही चल रही है, ठीक है, लेकिन हमारी आसानी के लिए दैट इज वेरी इजी, ठीक है। 2-4 कमांड मैंने रन की थी, ठीक है, मॉडल भी जनरेट हो गया, माइग्रेशन भी जनरेट हो गई है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं चेक कर लेता हूँ, मैं सबसे पहले डेटाबेस चेक करते हैं, और ये टाइम स्टेप था पहले, टाइम स्टेप के बाद आपका क्रिएट यूजर डॉट जेएस माइग्रेशन का उसका प्रॉपर नेम ऐसे रखा है। यूनिक्स टाइम स्टैम्प आपको बताया था ना, ये वो वाली यूनिक्स टाइम स्टैम्प का नंबर आपको। अच्छा, आप लोगों ने वर्कबेंच वगैरह यूज किए होंगे, डिफरेंट टूल्स आपने यूज किए होंगे, ठीक है। माइस्क्यूएल डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, चेक करता हूँ मुझे पासवर्ड याद है कि नहीं याद है। रूट तो मैंने यूजर नेम पे रूट ही रखा हुआ था। सर मुझे हो गया। चलो वेरी गुड। अनइंस्टॉल करके किया था या तुक्के हैकर भी ये करते हैं, हिट एंड ट्राई मेथड, ब्रूट फोर्स ब्रूट फोर्स, ट्रैक एंड हिट एंड ट्राई।
वो बेसिकली एक चैटबॉट राइट करते हैं ना, तो वो बॉट होता है बेसिकली अटेम्प्ट करता रहता है। आपने वो देखा नहीं, वो जो आ रहा था प्रूव यू आर नॉट अ ह्यूमन, वो हैकर्स को तो बाईपास कर दिया। स्पेशली वो आ रहा था कि सिलेक्ट ऑल विद बसेस और वो इमेजेस आप सेलेक्ट करें। अच्छा, मैंने अगर मेरे पास कोई भी टूल नहीं है, मैं CLI पे जाकर डेटाबेस से कनेक्ट करना हो तो आपने करके देखा होगा एसक्यूएल के अंदर में, ठीक है। तो mysql-u स्पेस mysql-u जो भी आपको यूजर नेम है वो यूजर नेम आ जाएगा और आगे पासवर्ड देना है, ठीक है। तो पासवर्ड मांग रहे हैं, ठीक है। मेरे पास MySQL में आ गया है, तो मैं अपने कर देता हूँ शो डेटा बेस, ठीक है। मैंने भी रिसेंटली मैंने अपनी मशीन कॉन्फ़िगर किया, कोई डेटाबेस मैंने कभी नहीं डाली, तो बाय डिफॉल्ट जो डेटाबेस है सिस्टम के उसने वो शो कर दिया, जैसे और इसके अलावा तो कोई डेटाबेस इसलिए शो नहीं की, ठीक है। ये आप लोग ऑलरेडी बढ़ चुका है, मैं इसके डिटेल में मज़ीद नहीं जाऊँगा, ठीक है। इसके अंदर बस इतना आके देख लेते हैं, अपना कोड के ऊपर ऑफिस चले जाते हैं, ठीक है। config.json के अंदर आ जाते हैं, ट्रेनिंग, हाँ एक बात है, डेटाबेस ट्रेनिंग आ गया, रूट आ गया, पासवर्ड आ जाता है इसके अंदर, ठीक है। ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, जाता हूँ इसके अंदर दोबारा कमांड देखेंगे, सारे काम मैंने कर लिए हैं, ठीक है। मॉडल जनरेट कर लिया है, ठीक है। और ये भी एक कमांड चला देते हैं, अननोन डेटाबेस @_training, ठीक है। मुझे कैसे डेटाबेस की जगह जाकर क्रिएट करनी पड़नी है, तो चले जाते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, मैंने इधर अभी मैंने कैसे ओपन किया CLI, ठीक है। मैं क्या कहता हूँ, क्रिएट ही लिखा है डेटाबेस और आगे ठीक है। और अब मैं करता हूँ शो डेटाबेसेस, ठीक है। आइटम ट्रेनिंग आ गई, ठीक है। अब मैं CLI माइग्रेट करता हूँ, ठीक हो गया। माइग्रेशन रन हो गई सक्सेसफुली, माइग्रेशन जब सक्सेसफुली रन हो गई है, तो इधर आके जब मैं इधर से अगर मैं जाता हूँ यूज़ करता हूँ आइटम ट्रेनिंग ट्रेनिंग, ठीक है। डेटाबेस चेंज हो गई, शो टेबल्स करता हूँ, ठीक है। उसने सिक्वलाइज में अपने लिए एक मेटाडेटा का टेबल बना लिया, ठीक है। जिसमें वो माइग्रेशन की कौन सी रन हो गई है, कौन सी नहीं रन होगी, कौन सी रन करनी है, वो सारी डिटेल्स उसने रखी होती है। सर आईटीएम ट्रेनिंग ये फोल्डर का नाम लिखा है इसके अंदर? नहीं, फोल्डर डेटाबेस, ठीक है। अच्छा, इधर से अगर आपको नहीं समझ आ रही तो हम इसको इधर से देख लेते हैं, ये देख लो, ठीक है। ये मेरे पास मेरी डेटाबेस थी, ठीक है। खोजा कनेक्ट, ठीक है, हो गई कनेक्ट। अगर इसके अंदर टेबल्स के अंदर आते हैं, ये और डेटा ये कोई और डेटाबेस है, तो रिफ्रेश करो, ये SQLite है,
लोकल नहीं वो डेटाबेस ही कुछ हो रहा है। मैंने कनेक्शन ये वाला मेरा नीचे वाला कनेक्शन है, ठीक है। और इसके अंदर चेक करो वो आईटी ट्रेनिंग ठीक। तो ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल क्रिएटेड एट अपडेटेड एट, ठीक है। क्रिएटेड अपडेटेड उसने खुद से क्रिएट कर दिया, ठीक है। हमारे पास क्या हुआ, कुछ समझ नहीं आ रही क्या हुआ। नहीं कुछ समझ आ रही है। सो क्रिएटेड एड और अपडेटेड एड उसने खुद से ऐड कर दी है, ठीक है। कॉलम का कोई ना कोई बेनिफिट होना चाहिए। पर्पस ये है कि हमें जो भी रिकॉर्डिंग के रिजल्ट हो रहा है पता होना चाहिए कि उस रिकॉर्डिंग के रिजल्ट हो रहा है, ठीक है। हमारे पास ना डेटाबेस के अंदर होते हैं हु कॉलम। एनीवन किसी ने पहले सुना हु कॉलम्स के बारे में? कौन सा कॉलम? हु कॉलम्स, बुक हु डन दिस, वो वाला भी। ठीक है। अच्छा तकरीबन कोई 11 से 12 कॉलम बनते हैं बुक कॉलम, ठीक है। उसके अंदर किसने किया, यूजर कौन था, किस वक्त किया, ठीक है, किस आईपी से किया, ठीक है, टाइम हो गया, ठीक है। इस तरह से ना कोई 11-12 कॉलम बनते हैं जिसके अंदर ना हम पता कर रहे होते हैं कि ये रिकॉर्ड अगर अपडेट हुआ था तो किस वक्त हुआ था, किसने किया था, डिलीट किया तो किसने किया। एक्चुअली में हम डिलीट नहीं कर रहे, हम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं इज डिलीटेड ट्रू या फॉल्स, ठीक है। और आगे जाके क्यूरी के मैनेज कर रहे होते हैं कि हाँ ये रिकॉर्डेड डिलीटेड है, तो पीछे पड़ा होता है डीबी के साथ। लेकिन हम अपनी वो उसके अंदर लाइक सॉफ्ट डिलीट जिसे हम बोलते हैं ना, हमने वो किया होता है, ठीक है। कभी भी हम डीबी के अंदर डायरेक्ट डिलीट क्यूरी कभी नहीं चलाते हैं, ठीक है। तो सीएमडी के अंदर जो आपने शो डेटाबेसेस और आइटम ट्रेनिंग की है, क्रिएट में लाइन कौन सी थी वो मुझे बता। क्या मतलब डेटाबेस जहाँ पे क्रिएट की थी मैंने खुद से क्रिएट की थी आपके सामने से वही मिस कर दिया पार्ट। हाँ वो वाला पार्ट मिस कर दिया, वो दिखाते हैं। ये क्रिएट डेटाबेस आइटम अंडरस्कोर ट्रेनिंग, इसमें हमने कोई फोल्डर वगैरह वो नहीं मेंशन किया कि इस फोल्डर में नहीं डेटाबेस क्रिएट किया है। डेटाबेस इसके लिए फोल्डर वगैरह जब मैंने उसे माइग्रेट की कमांड चलाई थी तो उसने कहा था कि आपके पास डेटाबेस ही नहीं है, ठीक है। तो फिर मुझे जाके मैन्युअली बन जाके डेटाबेस क्रिएट कर दी, ठीक है। यहाँ तक किसी का कुछ क्वेश्चन कंसर्न एनीथिंग, ठीक है। आपके साथ साथ कर रहे हैं, कोई यानी कि मैं भी पढ़ी जा रहा हूँ उसको करी जा रहा हूँ, ठीक है। इस डॉक्यूमेंटेशन से हाँ क्योंकि मुझे थोड़ी पता है कि कमांड कल को कोई और चीज़ आ जाती है तो मुझे तो फिर जाके देखना है। अपडेट्स होती रहती है ना चैनल में। देखो 5 इयर्स पहले हम लोगों ने इस चीज की इम्प्लीमेंटेशन की हुई है। ठीक है। मैंने और आज मैं 2019 में बैठा मैं की मूवी थी। देख रहा था कुछ नेट मैंने 2019 में आकर उसको 1.5 इयर्स का ना एक प्रोजेक्ट पे काम किया था उसको। हमजा ने 2020 में किया था। तो ये चीजें अपडेट होती रहेंगी। हमारी जो फील्ड की स्टडी है ना वो सारी जिंदगी चलती रहती है। हाँ नया वर्जन आएगा आपको डॉक्यूमेंटेशन देखनी पड़ेगी। लेकिन सर आपकी बेस तो बनी है ना, बेस के हाँ ऐसे ही है। 70% देखो नॉलेज तो सारा होता है। हमें पता है कि वैसे ये नहीं हुआ तो ये स्टेप करना है, इसको देख लें। अब आप सामने में बैठा कर रहा था, चीजें फंसना स्टार्ट हुई, चीजें नहीं हो रही थी, ठीक है। फाइल नहीं चल पा रही थी साथ। तो देन फिर वो कुछ पास एक्सपीरियंसेस है, ठीक है। कुछ गूगल कुछ सर्च कुछ अपने ज्यादा मेजरली आपके अपने उनके कंसेप्ट एक दफा कंसेप्ट बिल्ड हो जाए ना तो वही मैंने आपको बताया ना कि आप हल्का फुल्का देखो तो वो सारा रिवाइंड हो जाता है। उसकी टेंशन में वो जो क्या होता है वो एक्सपीरियंस के साथ होता है। इसमें क्वेश्चन है कि अगर हम जब भी डेवलपमेंट करते हैं या कोई प्रोजेक्ट काम करते हैं तो हर एक प्रोजेक्ट के अंदर हम मैनुअली एनपीएम इंस्टॉल करेंगे, नॉर्मल इंस्टॉल करेंगे, सारी चीज़ें जो भी हैं प्रीरेक्विजिट इंस्टॉल करेंगे। तो ये हम ग्लोबली इंस्टॉल करने एक दफ़ा ये हमारी पैकेज में तो फिर भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा ना हर एक प्रोजेक्ट। जो डेवलपमेंट है वो तो कर लो, ठीक है। लेकिन क्योंकि देखो ना अगर आप पैकेज में स्पेसिफाई नहीं करते हो और यही पैकेज यही प्रोजेक्ट आपका पूरा डिप्लॉय होने जाता है सर्वर पे तो वहाँ पे तो आपको करना पड़ेगा ना इंस्टॉल। आपको मैं एक और बड़ा मुद्दे की बात बताता हूँ। एवरी टाइम जब भी बिल्ड डिप्लॉय होती है ना वो पिछला सारा कुछ डिलीट करते हैं, नई इंस्टॉलेशन होती है। सिर्फ और सिर्फ आपके जो डेटाबेस होती है ना वो सेव रहती है, डेटा आपका सेव रहता है। वरना ये नोड मॉड्यूल जो हमारे सारे डिलीट होंगे
प्रॉपर पूरा कोड आपका डिलीट होगा, पर्ज होगा प्रॉपर से पाइपलाइन के थ्रू, जो कि डेवऑप्स के थ्रू। हाँ, और उसके बाद फिर दोबारा से गिट से वो आपका पूरा कोड पुल करेगा। स्टेप्स पर आपको बता दो, फिर बेसिकली डॉक्टर की कुछ कमांड्स के ऊपर अगर आपको बता दें वो उसको पुल करेगा, रन टाइम एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा, इसमें नोडजेस चाहिए नोडजेस होगा, उसके बाद रेगुलर चाहिए वो फिर इंस्टॉल होगा, जो आपको फ्रेमवर्क चाहिए वो इंस्टॉल होंगे, ठीक है ना। और उसके बाद जो चीज़ें ग्लोबली चाहिए वो ग्लोबली इंस्टॉल होंगी, जो चीज़ें आपको एज अ पैकेज चाहिए वो NPMI के थ्रू NPMCI करेंगे, NPMI नहीं करेंगे। NPMI और NPMCI का मैंने पहले से आपको बताना था, टाइम शॉर्ट, पर आप आगे उसको देखेंगे। हाँ, आगे चलते हैं। हमने इधर तक तो कर लिया है, ठीक है। माइग्रेशन हमारी रन हो गई, डीबी का जो टेबल चाहिए था वो बन गया, ठीक है। और अभी हमने सीड ऐसा कोई नहीं करना, ठीक है। सीड क्या मतलब कि अगर कुछ डाटा प्री पॉपुलेट में जाता हूँ फिर टेबल के अंदर हो जाए हर वक्त, ठीक है। तो सीड अब मैंने भी ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक है। ये आगे सीड के बारे में बता रहा है कि सीड किस तरह करना है, देन के बाद में आप खुद कीजिएगा सीड अब मैं नहीं करना। डमी डाटा, हाँ, डमी डाटा, ठीक है। तो सीड के बारे में उसके बाद अगर सीड है कोई आपको उसको अंडू करना है तो वो आगे अंडू की कमांड उसने दी है, ठीक है। और यही है, ठीक है। बाकी कोड नीचे एग्जांपल्स हैं, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस हैं, इसके बारे में हम बाद में देखेंगे। अभी दोबारा गेटिंग स्टार्टिंग के अंदर चले जाते हैं। गेटिंग स्टार्टिंग के अंदर जाके ये चेक करो, माइग्रेशन के थ्रू टेबल क्रिएट किया न्यू सिक्वलाइज अभी ना हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम इसके लिए ना एक जो डेटाबेस में कॉन्फ़िगरेशन में एक फोल्डर बनाता हूँ, फाइल बनाता हूँ database.js में। उसके लिए आपके सामने जो कोड लिखा हुआ है सिक्वलाइज वाला, ठीक है। सिंपल कोई वाला कोड जाकर रख दूंगा और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। ये सबसे ऊपर वाले बल्कि सारा इसको एक कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। जो चाहिए होगा वो रख लेंगे, जो नहीं चाहिए वो रख लेंगे, ठीक है। और कोड के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। क्या किया एक और चीज मैंने ना रिपीट किया था पहले भी कि आप लोग ना कोड एग्जैक्टली कॉपी ना किया करें, उसको ना देख के अपने हाथ से लिखा करें। हम लोग तो इसलिए कॉपी कर रहे हैं क्योंकि हमको ये पता नहीं बहुत ज़्यादा दफा उससे कर चुके हैं। मेरे को लिखने बैठने तो मैं उधर भी टाइम सेव करने के लिए जो है ना इस तरीके से करना, वरना अगर आप लोग सिंपल कॉपी करना शुरू कर दोगे ना आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपने क्या कोड लिखा था, ब्रैकेट्स आई थी नहीं आई थी, फंक्शन था नहीं था, वो एक आपकी मेमोरी से गुजरना चाहिए। जब अपने हाथ से देख देख के लिखोगे ना तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि आपने क्या किया, ठीक है। आपकी लर्निंग के लिए जो ना ये मैं आपको जरूर एम्फसाइज करूंगा कि आप खुद से लिखें, देख के लिखें लेकिन खुद से टाइप खुद करें, ठीक है। जैसा आपको यहाँ पर पता चल रहा है कि मेरी न्यू सिक्वलाइज का कंस्ट्रक्टर है, उसके अंदर मेरे पास कौन कौन से आर्गुमेंट्स आ रहे हैं, वो पोस्ट है, वो एक ऑब्जेक्ट ले रहा है कि नहीं ले रहा है, वो एक ये होस्टर है तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, लेकिन तो उसकी ब्रैकेट में कुछ नहीं, कहाँ पे एरर वो नीचे दे रहा है ना, लाने वर्ड 7 पे देखो ऑब्जेक्ट अरे तो ये देखो ना, लास्ट वाला पैरामीटर ऑब्जेक्ट हो गया पहली प्लेसेस है। और सर उसके डेरिवेटिव में आपको देना MySQL देना है एज अ स्ट्रिंग। हाँ, वो उसको रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी है। MySQL आपको हाँ, इस स्क्रीन का मेल्स क्रिएट करके रखना है। ठीक है, वो लैपटॉप तो बाकी सारा अभी होस्ट हमारे पास होस्ट और डायलेक्ट जो है ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होता है, ये स्ट्रिंग नहीं होती, ठीक है ना। तो ये चीज़ें जो है ना वो आपको तब भी पता चलेंगी, तभी आपकी मेमोरी में रहेंगी जब आप लोग अपने हाथ से एक दफ़ा कोड लिखोगे प्रॉपर, ठीक है। डायलेक्ट क्या होता है, क्या होता है? डायलेक्ट बेसिकली हम उसको बता रहे हैं कि कौन सा, देखो ना एसक्यूएल डेटाबेसेस हमारे पास मल्टीपल है, जैसे हमने बताया था, सीक्वल सारी लाइब्रेरीज के ऊपर काम करता है। अब पोस्टग्रेस भी कर सकते हैं, MariaDB भी कर सकते हो, RoraDB नहीं है, MySQL है, MySQL लाइट है, ठीक है ना। तो हम इसमें उसको बताना पड़ेगा कि हम MySQL पे काम कर रहे हैं। हम सिर्फ उसको बता रहे हैं कि हमारी डेटाबेस कौन सी है, MySQL है, MariaDB है, कौन सी है,
ठीक है। तो ये सारी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेजेस अब होता है एसक्यूएल दुनिया में सब दो डेटाबेसेस एग्जिस्ट करते हैं एसक्यूएल एंड नहीं एसक्यूएल मेमोरी है, SQL है, MySQL है, ठीक है। मेजरली सबसे ज्यादा पॉपुलर वो ये दो है दो की बाकी terminology हाँ दो की नहीं है रेडिस भी है वो बोलियो ना रेडिस के इलास्टिक भी है वो डेटाबेस से बहुत स्मार्ट है। की वैल्यू पेरेंट्स के तो आती है अगर कोई कहना है कि सिर्फ दो तरह की डेटाबेस है, SQL है, NoSQL है, तो इंटरव्यू वाला पकड़ सकते हैं। ठीक है भैया, Data सबसे ज्यादा need है। आपको तो बाकी डेटाबेस का पता ही नहीं है फिर, ठीक है। रेडिस का नॉन एसक्यूएल है ना एसक्यूएल है उसमें मैं थोड़ा सा काम किया है उसके बाद इलास्टिक सर्चिंग है वो भी सीखना चाहिए नॉन Multiple है। एसक्यूएल क्या आपको क्या रिक्वायरमेंट है, वो चीज इंपॉर्टेंट है। कैश बेस भी है वो काफी देर और किसी का कोई उसके क्वेश्चन बाद में करेंगे, बस टाइम थोड़ा। सर ये SQL वाला एरर कैसे क्यों किया आपने? यार वो ना कमेंट ऐड हुआ था ना, लाइक उसने डायलेक्ट के अंदर मल्टीपल ऑप्शन दी हुई थी, ठीक है। मारिया MySQL, ठीक है, कमेंट किया उसने प्रॉपर्टी को यूज किया हुआ। तो मुझे सिर्फ MySQL चाहिए था उसके अलावा, तो मैंने जस्ट वो लाके इधर पे पोस्ट सिर्फ वो लिख दिया। बाकी पॉइंट ये था कि मुझे इधर नजर नहीं आता सीख लिया, तो उसने मशीन को ला स्किप कर दिया। अच्छा कुछ काम नहीं किया, इसके सिंपल database.js की फाइल करी। एक टास्क आप लोगों के लिए थी जो अभी मैंने क्या किया है, इसके अंदर ना एक गंदा काम किया है। गंदा काम ये किया कि मैंने इसके अंदर ना जो ऊपर है ना यूजर नेम और मैंने वो हार्ड कोड कर दिया, ठीक है। आपका डेव एनवायरनमेंट सेट हुआ है तो डेव एनवायरनमेंट की क्रेडेंशियल्स इधर आ जाने चाहिए। आपका अगर आपका स्टेज एनवायरनमेंट सेट हुआ है तो स्टेज एनवायरनमेंट के क्रेडेंशियल्स इधर आ जाने चाहिए। प्रोडक्शन एनवायरनमेंट कनेक्ट हुआ है तो प्रोडक्शन के इधर आ जाने चाहिए। ये काम आप लोगों ने ठीक करना है, ठीक है। किस तरह होना है आपने देखना क्लियर है। यानी कि इधर जैसे आपका एनवायरनमेंट वेरिएबल यूज हो रहा होगा, ठीक है, इस तरह हार्ड कोड नहीं हो रहा होगा। हार्ड कोड में भी मैक्सिमम अगर हुआ ना तो ये config.json के अंदर हो रहा होगा, या फिर वो भी उठा के हम एनवायरनमेंट वेरिएबल के अंदर ले जाते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो हमने इसके अंदर तो दे दिया था ना कि एनवायरनमेंट डेवलपमेंट है, तो फिर ये चीजें उठा लो, ठीक है। यार हमने ना एक फाइल बनाई होती है .env के नाम से, प्रोजेक्ट के अंदर आपके रूट के ऊपर पड़ी होती है, ठीक है। उसके अंदर जो भी आपके पास एनवायरनमेंट्स होते हैं ना, ठीक है, लेट्स सपोज के बताने कि उसे किस एनवायरनमेंट के अंदर रन हो रहा है। डेव एनवायरनमेंट है तो उसकी कुछ और चीज हो सकती है, कुछ कीज यूज हो रही है, ठीक है, वो क्या क्या कीज है वो सारी उधर आकर लिखी होती हैं, ठीक है। और लिनक्स के अंदर ना उसको .env को इजीली पढ़ लेता है, तो हम उसके लिए को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको आपको खुद ऑप्टिमाइज करना है, ये लाइक मंडे वाले मैं खुद देखूंगा आपको ओके। तो मैंने क्या किया, सिंपल वो SQL ऐसे रखवा लिया और बता दिया, और इसे मैं 5 जैसे तो एक्सपोर्ट भी करवाना है, ठीक है। तो मैंने SQL ऐसे तो मैंने मेथड बनाया, तो मैंने जिससे एक्सपोर्ट करवा दिया, ठीक है। ऐसे हम अपने स्ट्रक्चर को थोड़ा सा बेहतर करते जा रहे हैं, ठीक है। ना करें सिंगल फाइल के अंदर रख के करना स्टार्ट कर दे, कोई हमें रोकने वाला नहीं है, ठीक है। काम चलता जाएगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा कोड को थोड़ा मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं साथ साथ। कोई पसंद नहीं करेगा कि अगर आप एक ही फाइल में सब कुछ कर दो, बट लर्निंग के लिए भी कर सकते हो। बट इट्स बेटर कि आप शुरू से ही ऐसे लेके चलें। एक दफ़ा मुश्किल होगी, फिर उसके बाद बड़ा आसान हो जाएगा। कोई आपने एक्सपोर्ट करके दूसरी फाइल में यूज़ करना है, सेम उसी तरह रिक्वायर का सिंटैक्स आ जाएगा। ऑब्जेक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो तो डिस्ट्रक्ट यूज़ करोगे, जिस तरह से सिंपलाइज तो हमने डिस्ट्रक्ट किया। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर रहे होगा तो सिंपल जो मर्जी वेरिएबल नेम देके उसको रेफरेंस करोगे, ठीक है। ओके सर, ये जो IDM ट्रेनिंग रूट 1 2 3 ये अपनी डेटाबेस का देखिए आपकी अपनी database का नहीं, जैसे मैंने कॉपी किया तो उसमें तो डेटाबेस यूजर नेम और पासवर्ड आ रहा है, तो उसका सेटिंग भी चाहिए। हाँ आपने चेंज करनी बिल्कुल। हो गया। और इसके आगे मैंने क्या करना था, सबसे पहले मैंने प्रोडक्शन मैनेजर करना है, तो क्या करेंगे, कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। कॉपी कर लिया है और उससे पहले ना इधर जाके या फिर जो भी आपको मिडल वेयर है इससे पहले डेटाबेस में मुझे ये पेस्ट कर देते हैं और कर देते हैं।
ठीक हो गया। और इसके बाद अब प्रोजेक्ट को दोबारा स्टार्ट करके देखें कोई मसला कर कुछ जल्दी जल्दी से ना डेटाबेस में काम करने का कोई वो बस 1 मिनट कर देता हूँ। करके दे दो ताकि असाइनमेंट वो इसी में वेट में Cannot be used for ठीक है। एक मिनट करना वेट लग रहा है ना, लेकिन उससे पहले एसी एसी पहले एसी चीज है तो ध्यान करना पड़ेगा। एक फंक्शन में रख लो, एक फंक्शन में रख लो। हाँ फंक्शन इनसाइड फंक्शन सॉल्व नोट डन कर दो। सर रन के लिए कौन सी कमांड यूज किया? कौन सी ना प्रोजेक्ट रन करने के लिए npm start की जो आपके स्क्रिप्ट के अंदर हम खुद बताएंगे, हम npm start से वो करेंगे, ठीक है। जो स्टार्ट की कमांड होती है ना वो बाय डिफॉल्ट आपकी npm start से। उसके अलावा जितनी भी और कमांड्स आप खुद स्पेसिफाई करोगे उसमें आपको npm run और वो कमांड करनी है जो आपने स्क्रिप्ट में बताई ऐसे। अभी मैंने कि npm रन और फिर अभी जो हम ये वाली हम अपने स्क्रिप्ट में एक और कुछ पैकेट.json के अंदर स्क्रिप्ट होगा, स्क्रिप्ट के अंदर देखो कि स्टार्ट के अगेंस्ट कौन सी कमांड है। अगर आपका प्रोजेक्ट उससे चल रहा है, स्टार्ट हो रहा है तो npm स्टार्ट कर दो। नॉन नॉन app.js हाँ तो ठीक है, npm स्टार्ट कर दो। ठीक है। कनेक्शन एस्टैब्लिश सक्सेसफुली ठीक हो गया। अब यूजर्स के अंदर यूजर के अंदर पहले डाटा जैसे जितना मर्जी प्रॉपर है 5 मिनट रह गए प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन मालूम करें, लेकिन ये पता चल जाए कि कोड थ्रू हम डाटा कैसे इंसर्ट कर रहे हैं डेटाबेस। फिर इसको वो वाले सैंपल देते हैं। हाँ किसी का भी क्वेश्चन है अभी तक? अभी हम इसके बाद जो है ना वो कुछ फील्ड्स जो है ना वो डेटाबेस में इंसर्ट कराएंगे जो कि हमने यूजर्स में कॉलम डिफाइन किए हैं, यूजर टेबल के अंदर जो कॉलम डिफाइन किए हैं वो अब हम इंसर्ट करेंगे इसके अंदर। अगर हम सीट से स्टार्ट होते हैं तो ज़्यादा ठीक है सीट कमांड नहीं हम इसके थ्रू करेंगे, कोड के थ्रू करेंगे। एक आप लोग कैसे करोगे? जो भी आप लोगों को एपीआई वैलिडेशन तक लाके छोड़ा है ना, जिसमें एक्सप्रेस वैलिडेटर के थ्रू आपने वैलिडेट किया रिक्वेस्ट को, अगर तो एरर है तो आप रिस्पॉन्स.json में एरर जो है वो रिटर्न करा रहे हैं एपीआई रिस्पॉन्स। अदरवाइज अगर एरर नहीं है तो आपने क्या करना है कि एक फंक्शन क्रिएट, अच्छा पहले तो ये सारा काम आपने करना है, ठीक है। MySQL पे आपने प्रॉपर माइग्रेशन जो है वो रन करनी है, ठीक है, और डेटाबेस क्रिएट करनी है। आपके पास ये सारी सब्सिक्वेंट जो है ना लाइब्रेरीज इंस्टॉल होनी चाहिए, MySQLize एंड MySQL 2, ठीक है। उसके बाद आपने SQLize CLI भी इंस्टॉल करना है। SQLize ये नोट डाउन कर लें अगर कुछ स्टेप्स वगैरह आप लोगों को लग रहा है कि मुश्किल है नहीं याद आएगा, ठीक है। लाइब्रेरीज इंस्टॉल कर लेंगे वो तो सिंपल है, वो तो आगे पीछे भी इंस्टॉल हो जाए, मसला कोई नहीं, ठीक है। SQLize CLI आपके पास पहले होना चाहिए। SQLize CLI हो जाएगा जब आपके पास, तो फिर आपने SQLize CLI इनिट करना है, उससे आपके पास कॉन्फ़िग क्रिएट हो जाएगा और आपके पास मॉडल के और माइग्रेशन के फील्ड के एम्प्टी फोल्डर्स हैं वो क्रिएट हो जाएंगे। आपके पास जब config.js जो है वो config.json आ जाएगी, उसके अंदर आपने अपनी जो है ना वो रूट पासवर्ड जो भी आपको उसमें चेंजेस करने हैं अपनी डेटाबेस के अकॉर्डिंगली वो करोगे। उसके बाद आपने अपने वर्कबेंच पर जाके या यूजिंग MySQL CLI जो है आप एक डेटाबेस क्रिएट करोगे, ठीक है ना। क्रिएट डेटाबेस नेम, ठीक है, सिंपल। और वो डेटाबेस आप अपनी जो है config.json में स्पेसिफाई कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आप फिर
सिक्योलाइज CLI की कमांड जनरेट करोगे, सिक्योलाइज CLI मॉडल कॉलन जनरेट हाइफन नेम, आपके टेबल का नेम आ जाएगा, हाइफन एट्रीब्यूट के बाद जो आपका कॉलम नेम है वो कॉलन उसकी टाइप, ठीक है, एंड देन कॉमा पता नहीं था कि नहीं कॉमा, उसके बाद फिर अगेन आपका जो कॉलम नेम है वो कॉलन आपकी डाटा टाइप, या आपके पास मल्टीपल जितने आपके पास कॉलम होंगे आप उसमें स्पेसिफाई करेंगे। यहाँ तक किसी की कोई कंफ्यूजन? ये कॉन्फ़िगर बेस में वो करेंगे, ये डेटाबेस का टेबल का बता रहे टेबल में वो तो आपने खुद क्रिएट किया ना, वो तो आपने MySQL CLI से खुद क्रिएट किया, या फिर आप अपने वर्क बेंच पे गए, या जिस तरीके से भी आप अपने MySQL का UI टूल यूज कर रहे हो, ठीक है, उसके थ्रू आप क्रिएट कर दो, सब कुछ बाय डिफॉल्ट। सबसे अच्छी अप्रोच में मुझे ये लगती है क्योंकि हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो हम कमांड से शुरू करें, ठीक है, क्योंकि अब बिल्कुल वही वाली बात जो मैं आपको पहले दिन आपको बताई थी कि जब हम सर्वर के ऊपर होंगे, पहले तो बात ये कि हमें कुछ ना कोई काम सर्वर पे करते नहीं, लेकिन अगर करना पड़े तो वहाँ पे आप पहले टूल इंस्टॉल करोगे नहीं, CLI तो पहले ही बना हुआ है, वो तो होगा कमांड के थ्रू, तो कमांड आना चाहिए, ठीक है। और ये समझ लो कि अभी स्टार्ट है, आपको भी बहुत ढेर सारी कमांड्स याद करनी पड़ेंगी, बहुत ढेर सारी चीज़ों के साथ सिंटैक्स के साथ फेमिलियर होना पड़ेगा। अब जैसे आप देख रहे हो कि एकदम से हमारा कोड का स्ट्रक्चर ही टोटली चेंज हो गया, पहले हम एक फाइल में रहते थे, अब ये हो गया। मैंने शायद पहले या दूसरे तीसरे दिन बताया था कि अभी हम वो भी टाइम आता है जिसमें हमारे पास कुछ 400 500 फाइल हो जाए और 4-5 डिफरेंट लैंग्वेजेस का सिंटैक्स हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इवेंचुअली ये जब मैं आपको बता रहा हूँ, ये बड़ा एक स्मॉल साइज का प्रोजेक्ट बता रहा हूँ, तो एक दफ़ा मैंने जिक्र किया था हम मिलियन लैंग्वेज कोड पे पहुँचते, वो रियलिटी होती है, वो पहुँचते हैं, क्योंकि एक प्रोजेक्ट है, अगर हम बात कर रहे हैं 4-5 साल से प्रोजेक्ट जो है वो चल रहा हो, डेवलपमेंट उसमें हो रही हो, और उससे अगर एक टीम काम कर रही है, लगभग 10-15 की टीम काम कर रही है, यहाँ तक आप पहुँच जाते इस साइज को, शायद मिलियन को बहुत ज़्यादा नंबर में कहेगा, लेकिन एटलीस्ट 300,000 400,000 लाइन ऑफ कोड हो जाता है। सर वैसे मेजर जो होता है 70 to 80% वो तो फ्रंट एंड वाला कोड होता है ना, बैक एंड में तो पूरा देखो मेरी बात, पहली बात तो आप ये समझो कि बैकएंड जो है वो आपकी एप्लीकेशन का ब्रेन है, फ्रंट एंड को नहीं पता कि क्या करना है, किसको क्या देना है, किसको कौन सा डाटा देना है नहीं देना, उसको नहीं पता। फ्रंट एंड पे सिंपल आप शो कर रहे होते हैं इट्स लाइक एन UI पॉपुलेशन। हाँ लॉजिक उसमें भी होती है, बट लॉजिक बेस्ड होती है आपके बैकएंड के ऊपर। लाइक अगर मैं आपको बताऊं कि 80% लॉजिक जो है वो आप बैकएंड पे हैंडल करते हैं, 20% आपके फ्रंट एंड पे भी होती है, ऐसे नहीं कि फ्रंट एंड पे भी होती है, फ्रंट एंड की वैलिडेशंस भी होती है, ठीक है। लाइक आप सेशन मैनेज कर रहे हो, लॉगिन मैनेज कर रहे हो, ठीक है, साइन इन मैनेज कर रहे हो, साइन आउट मैनेज कर रहे हो, एक्टिविटी मैनेज कर रहे हो, इसमें भी लॉजिक है, ब्रेन वो भी थोड़ा बहुत कह सकते हो है, बट एक बहुत बड़ा पार्ट जो होता है ना वो आपके बैकएंड के पास होता है। तो जहाँ तक कोड की बात है कि कोड किसमें ज़्यादा होगा किसमें कम होगा, ये हैंड टू हैंड हैंड इन हैंड चलता है, तो ऐसे नहीं है कि हम कह सकते हैं बैकएंड पे कोड ज़्यादा है, तो एक गलत बात है। फ्रंट एंड बैक एंड लाइक 50-50 चल रहा होगा। फिलहाल आप अगर ऐसे देखो कि अभी हम एक प्रॉपर एक पूरा मॉड्यूल कंप्लीट करते हैं, हम साइन इन लॉग इन ठीक है ना, साइन आउट करते हैं, फिर उसके बाद हम साइन अप करते हैं, फिर हम फॉरवर्ड पासवर्ड करते हैं, फिर हम यूजर लिस्ट को देखते हैं, फिर हम यूजर एडिट को देखते हैं, इस तरह की चीज़ें जब हम करते हैं। अभी यहाँ तक अगर हम सिर्फ देखें, और ये बहुत डिपेंड करता है कि जो डेवलपर है पीछे, क्योंकि हम लोग इतने लंबे तरीकों से काम नहीं करते जो आपको एक बड़ी माइक्रो डिटेल से जाकर पढ़ाएंगे। आपने देखा होगा कि राउट अगर ऐड कर रहे हैं तो वो app.do के बाद अगर मेरे पास 10 मॉड्यूल हैं तो 10 के 10 स्पेसिफाई कर रहे हैं, हम लोग ऐसे नहीं करते। हम लोग हर एक काम लाइब्रेरी, हम लोग खुद लाइब्रेरी खोल लेते हैं, ठीक है ना, सीधी सी बात। वो भी आपको इस वजह से नहीं करवा रहे क्योंकि वो आप लोगों को समझ नहीं आता,
कोड इज जस्ट लाइक मैथ्स कि अगर आप मैथ्स में एक स्टेप में अगर आप डायरेक्ट चीज़ें कर लो तो वो एक कॉम्प्लेक्स बंदा जो है उसको समझ लेगा, लेकिन अगर आपने एक बिगिनर लेवल पे चीज़ें एक्सप्लेन करनी है तो आप डिटेल में स्टेप्स जो है वो करोगे, डिटेल में स्टेप्स लिखोगे, ठीक है। तो ये सिमिलर चीज़ है। आपको मैं थोड़ा सा रेक में ना बताऊंगा कि किस तरीके से लाइब्रेरी कोड या जेनेरिक कोड कैसे लिखना है, ठीक है।